नमस्कार दादा एवं दीदी, परमपिता बाबा की जय। आनंद मार्ग मिशन 5 में आप सब लोगों का सहृदय स्वागत। आनंद मार्ग के कुछ विभाजित ग्रुपों ने संस्था के सिस्टम की आड़ में कुछ लोगों को एक्सपेल कर आनंद मार्ग समाज में एक तहलका मचा दिया है और विभाजित संस्था के अयोग्य तथा कथित पुरोधागण जो पुरोधा प्रमुख प्रेसिडेंट एवं जनरल सेक्रेटरी के पद पर आसीन है, ऐसे लोग कट्टरवादी मौलवियों की तरह एक्सपेल करने फतवा जारी कर देते हैं। आनंद मार्ग मिशन 5 ऐसे अयोग्य तथा कथित पुरोधागण रूपी कट्टरवादी मौलवियों को जो पुरोधा प्रमुख प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पद पर आसीन है, वे लोग चरियाचर पार्ट 1, 2, 3 या प्रोसीड्योर ऑर्डर के किस क्लोज या अध्याय के अंतर्गत किसी भी गृही मार्गी तात्विक गृही आचार्य कपालिक या बुद्ध को एक्सपेल करते हैं, जबकि आनंद मार्ग मिशन में किसी को एक्सपेल करने का प्रावधान ही नहीं है। सभी गृही मार्गियों और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की जानकारी के लिए आनंद मार्ग मिशन 5 ने एक्सपेल टॉपिक पर क्रमशः 9 पार्ट तक यूट्यूब बनाए हैं और आपको ये 9 पार्ट विस्तार पूर्वक इसमें विवरण मिलने वाले हैं। सर्वप्रथम हम सभी को आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सोसाइटी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और चरियाचर को समझना होगा। यदि कोई भी विभाजित ग्रुप के पुरोधा प्रमुख प्रेसिडेंट एवं जनरल सेक्रेटरी यह प्रूफ कर दे कि उनको किसी गृही मार्गी तात्विक या गृही आचार्य कपालिक या अवधूत को एक्सपेल करने का अधिकार आनंद मार्ग प्रचारक संघ की चरियाचर देती है, तो आनंद मार्ग मिशन 5 उनके चैलेंज को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा और उसी पल से अपने आर्टिकल लिखना बंद कर देगा। आनंद मार्ग मिशन 5 सभी गृही मार्गियों और WT पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को आनंद मार्ग मिशन और आनंद मार्ग प्रचारक संघ की शुरू से लेकर आज तक की पूर्ण सत्य घटित क्रियाकलापों की जानकारी देने के लिए वचनबद्ध है। परमपिता बाबा की जय। गतांक से आगे पार्ट 6 एक्सपल्सन निष्कासन के पार्ट 6 भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। पिछले भाग में मैंने आनंद मार्ग प्रचारक संघ का कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि WB सोसाइटी एक्ट 26 ऑफ 1961 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, इसके 29 क्लॉज को बताया है। इस 29 क्लॉज में से हमें इस क्लॉज नंबर 1, 3, 5, 8, 9 और 12 को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। यह समझने की भी जरूरत है कि सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा के द्वारा दी गई चरियाचर में मूलभूत क्या अंतर है। हम लोगों के मन में यह सामान्य धारणा है कि चरियाचर सिर्फ आनंद मार्गियों के लिए है। ऐसी बात नहीं है। चरियाचर आनंद मार्ग के अनुयायियों के साथ साथ पूरे मानव समाज के लिए है। यदि हम लोग चरियाचर पार्ट 1 के अध्याय नंबर 37 उपभुक्ति प्रमुख के कर्तव्य और उत्तरदायित्व के क्लॉज नंबर 2, 3, 4 और 5वें पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको 2 बातें देखने को मिलेगी। पहला कि उपभोक्ति प्रधान का कर्तव्य है कि ए, साक्षरों के प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए कार्य करना, बी, जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि लाने के लिए कार्य करना, सी, नैतिकता का ऊंचा स्तर करना, डी, स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक सर्वजनीय भंडारों यानी यूनिवर्सल स्टोर्स उपलब्ध करवाना, ई, उपभोक्ति में कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में अभिवृद्धि का प्रयास करना, एफ, चिकित्सा केंद्र खोलना। उसके नंबर 2 सेकंड उपभोक्ति प्रमुख को निर्देश दिया गया है कि प्लॉटिस्ट और सदविप्रों की उपरोक्त कार्यों में सहायता मदद करना। आनंद मार्ग मिशन का मुख्य उद्देश्य ही है कि पृथ्वी के हर व्यक्ति को आनंद मार्ग की विचारधारा में लाकर उनको आनंद मार्गी बनाना। यह अलग बात है कि आज आनंद मार्गियों की संख्या कम है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी की विचारधारा हम लोगों के साथ साथ पूरे मानव समाज की विचारधारा है और चरियाचर उस विचारधारा का अभिन्न अंग है। यदि हम लोग चरियाचर पार्ट 1 के अध्याय नंबर 27 अर्थनीति को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बाबा ने आनंद मार्गियों को निर्देश के साथ साथ जिस तरीके से आदेश दिया है उससे पता चलता है कि चरियाचर आनंद मार्गियों के साथ साथ पूरे मानव समाज के लिए है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो धन का अव्यवहार या अपव्यवहार करते हैं वे विश्व पिता की अवज्ञा करते हैं। अब हम लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन और चरियाचर में कहां अंतर है इसको समझने का प्रयास करेंगे। सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आनंद मार्ग प्रचारक संघ में मेंबर बनाने की व्यवस्था है। ए, जिसने आनंद मार्ग की साधना सीखी हो। यहां पर आनंद मार्ग की साधना के बारे में कहा है, आनंद मार्ग प्रचारक संघ की साधना के बारे में नहीं कहा गया है। इसी से पता चलता है कि आनंद मार्ग और आनंद मार्ग प्रचारक संघ एक नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग है।
बी, आनंद मार्ग प्रचारक संघ का मेंबर बनने के लिए 18 साल की आयु होना अति आवश्यक है, जबकि चर्याचर के अनुसार 5 साल की आयु में ही आनंद मार्ग के नाम मंत्र की साधना लेकर सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का अनुयायी बन जाता है। धीरे धीरे उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर इस विचारधारा का स्वेच्छा से प्रचार करने लगता है। पहले वही शिशु अपने परिवार यानी अपनी माता और पिता के साथ रहकर अपनी आध्यात्मिक साधना के द्वारा प्रगति करते हुए आनंद मार्ग मिशन के लिए समर्पित हो जाता है। फिर वही शिशु आगे चलकर LPT या LFT, गृही आचार्य या ब्रह्मचारी, कपालिक और या अद्भुत बनकर अनुयायी के तौर पर आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा का प्रचार करने लगता है। इतना होने के बाद भी चर्याचर के अनुसार वह आनंद मार्ग प्रचारक संघ का स्वेच्छा से सदस्य नहीं बन पाता। प्रश्न उठता है कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ का मेंबर कौन हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को चर्याचर के अध्याय 34 में वर्णित भुक्ति प्रधान को समझने की आवश्यकता है। भुक्ति प्रधान कौन हो सकता है? भुक्ति प्रधान के चुनाव में किन लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है? क्या आनंद मार्ग की साधना सीखने मात्र से ही उनको भुक्ति प्रधान के चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल जाता है? क्या भुक्ति प्रधान सिर्फ आनंद मार्गियों के लिए होते हैं या फिर अपनी भुक्ति के सभी आनंद मार्गियों और नन मार्गियों के भी होते हैं? चर्याचर के अध्याय 34 भुक्ति प्रधान में साफ साफ लिखा है कि पहला, भुक्ति के सदविप्र जो 16 विधि में प्रतिष्ठित है अपने में से भुक्ति प्रधान का चुनाव करेंगे। इस पद पर 3 वर्षों तक बने रहेंगे। प्रथम पॉइंट से सिद्ध होता है कि भुक्ति प्रधान और उनको वोट देने वाले दोनों ही सदविप्र होना चाहिए। साथ ही यह भी लिखा है कि सदविप्र वही होगा जो 16 विधि में 16 पॉइंट्स में प्रतिष्ठित है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ आनंद मार्ग की साधना सीखने से ही कोई तुरंत सदविप्र नहीं बन जाता। सदविप्र बनने में समय लगता है। 16 विधि 16 पॉइंट्स और यम और नियम को अपने चरित्र में उतारना पड़ता है। लेकिन संस्था की यह हालत हो गई है कि विभाजित ग्रुप के ISMUM सेक्रेटरी, जिनके ऊपर भुक्ति प्रधान चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व है, और जनरल सेक्रेटरी अपने डायोसिस सेक्रेटरी DS या रीजनल सेक्रेटरी RS से मिलकर निष्पक्ष चुनाव की जगह अपने चेले या चाटुकारों को जिताने के लिए ओछी और गैर आदर्शगत राजनीति करने लगते हैं। कभी चुनाव नहीं करवाकर अपने चेलों या चाटुकारों को सीधे सीधे भुक्ति प्रधान नॉमिनेट कर देते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति जो उनका चाटुकार नहीं है यदि भुक्ति प्रधान बन भी जाता है तो केंद्र के उच्च पदाधिकारी गंदी राजनीति कर उसे अवैध ढंग से सस्पेंड या एक्सपेल कर अपने आदमी को नॉमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से चुने हुए भुक्ति प्रधान 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए कि भुक्ति प्रधान संस्था के रीढ़ की हड्डी है। भुक्ति प्रधान आनंद मार्ग प्रचारक संघ और गृही मार्गियों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। उसका कार्य होता है कि स्थानीय भुक्ति स्तर पर आनंद मार्ग की विचारधारा को आनंद मार्ग प्रचारक संघ, जिसकी श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपनी मिशन या विचारधारा को विश्व में प्रतिष्ठित करने के लिए उद्देश्य से स्थापना की थी, के माध्यम से प्रचार प्रसार और संस्था को सशक्त करना। संगठन की रीढ़ की हड्डी भुक्ति प्रधान को जानबूझकर कमजोर कर दिया गया है। जिस संस्था की रीढ़ की हड्डी ही कमजोर होगी उस संस्था को अपने उद्देश्य को पूरा करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भुक्ति प्रधान और भुक्ति प्रधान के वोटरों का सदविप्र होना निम्न बातों को दर्शाता है। हर भुक्ति का संचालन सदविप्र आध्यात्मिक नैतिकवानों के द्वारा होना चाहिए। नंबर 2, चुनाव में वोट देने का अधिकार भी आध्यात्मिक नैतिकवानों के पास होना चाहिए। नंबर 3, चुनाव का प्रत्याशी बनने से पहले उसको सिलेक्शन कमेटी की तरफ से सिलेक्ट होना आवश्यक है। सिलेक्शन कमेटी जब तक उसको नैतिकवान होने का प्रमाण पत्र नहीं देती तब तक वह चुनाव का प्रत्याशी नहीं बन सकता। इसको कहते हैं सेलेक्टो इलेक्टो प्रोसेस। यह प्रोसेस तभी सफल हो सकता है जब सिलेक्शन कमेटी में आध्यात्मिक नैतिकवान हो। आज के समय में संस्था में सिलेक्शन कमेटी में आध्यात्मिक नैतिकवानों का नितांत अभाव है। इसी अभाव के कारण संस्था की आज दयनीय अवस्था हो गई है। आश्चर्यजनक बात यह है कि भुक्ति प्रधान का चयन होने के बाद भी चुने गए भुक्ति प्रधान को स्वेच्छा से आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सदस्य होने का अधिकार नहीं है। अगले अंक में जारी प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।